हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आसिफ पूनिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर से। आज हम अपने सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स के एक यूनिट डीसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। इस आज के लेक्चर में हम ओम्स लॉ की बात करेंगे। इसके अलावा प्रतिरोध व प्रतिरोधकता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप जानते हैं आवेश का प्रवाह जो है वह है आपका वैद्युत धारा उत्पन्न करता है। और वैद्युत धारा जो है वह कई सारी परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से भी आपकी प्रवाहित होती है। आपने देखा होगा जब आकाश में बिजली चमकती है और बिजली गिरती है तो बादलों से लेकर पृथ्वी की ओर धारा का प्रवाह होता है। ये धारा का प्रवाह जो है वो आपका सतत नहीं है, पर हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि आपका एक बल्ब जो है वो प्रकाशमान हो रहा है, या आपके दूसरे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, विद्युत उपकरण जो है वे चल रहे हैं। इन सब में आप देखते हैं कि धारा का प्रवाह जो है वो आपका सतत होता है। यहाँ पर हम धारा के प्रवाह को जो गवर्न करने वाले रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उन नियमों के बारे में बात करेंगे। सपोज कीजिए कि एक चालक हमारे पास है और उस चालक पर किसी समय टी पर टाइम इंटरवल समयांतराल डेल्टा टी में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है। अतः इस समय टी पर धारा जो है उसको आप लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आवेश के प्रवाह की दर जो है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि हम बात कर चुके हैं धारा आपकी स्थायी नहीं होती है, इसका मान अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक समय अंतराल डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कंसिडर किया है। ये किसी विशिष्ट समय पर परिपथ में प्रवाहित धारा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। धारा जो है उसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, और धारा जो है वो आपकी कुछ मिली एम्पियर से लेकर के और कई हज़ार एम्पियर की कोटि की हो सकती है। हमारे जो घरेलू उपकरण हम यूज करते हैं उनमें सामान्यतः धारा 1 एम्पियर की कोटि की होती है, और जिस बिजली गिरने की प्रक्रिया की लाइटनिंग की हम बात कर रहे थे वहाँ पर धारा जो है कई हज़ार एम्पियर की होती है। हमारा जो नर्व सिस्टम है उसमें धारा जो है वो आपकी माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। वास्तव में धारा का प्रवाह जो है वह विभवांतर के कारण होता है। जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है तो वहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है जिससे धारा का प्रवाह संभव होता है। अगर हम चालक पदार्थों की बात करें तो चालक पदार्थों में परमाणु से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के और पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन गैस का निर्माण करते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पदार्थ में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक तरीके से इन इलेक्ट्रॉन की गति को आप एक कमरे में गैसीय अणु की गति की भांति समझ सकते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और नेट धारा कुल धारा का मान शून्य होता है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहन वेग से गति करना प्रारंभ कर देते हैं और चालक में धारा प्रवाहित होती है। चालक पदार्थों की बात करें तो वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। विद्युत अपघट्य विलियंस की बात करें, विद्युत अपघट्य सॉल्यूशंस की बात करें, अगर आप विद्युत अपघट्य विलियन जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस जो है इनमें धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है, और अर्धचालक पदार्थों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और हॉल के कारण होता है। यहाँ पर
धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम जर्मन प्रोफेसर जीएस ओम ने 1828 में दिया। ये नियम इन्होंने ऊष्मा के प्रवाह की समकक्षता के आधार पर प्रतिपादित किया। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके पास में एक लोहे की रोड हो, उसका एक सिरा उच्च तापमान पर हो, दूसरा सिरा निम्न तापमान पर हो, तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा के प्रवाह का कारण ताप प्रवणता होता है। ठीक इसी प्रकार से धारा के प्रवाह का कारण विभव प्रवणता होता है। जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित किया जाता है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। मान लीजिए कि एक चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर V है। ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक परिस्थितियां नियत रहें तो किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती I और V इक्वल्स टू I इंटू R, जहां पर R एक समानुपातिक स्थिरांक है और इसे हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपका ओम होता है। ओम के नियम का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जिसके बारे में हम जरा बात करते हैं। यहाँ आप देखिए, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, अज्ञात प्रतिरोध, समानांतर क्रम में वोल्टमीटर, एमीटर जुड़े हुए हैं। ये मिलकर के परिपथ का निर्माण करते हैं। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जो कि परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है। वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में लगाया जाता है, जो कि विभवांतर को पढ़ता है। धारा नियंत्रक की सहायता से आप परिपथ में प्रवाहित धारा को परिवर्तित कर सकते हैं। ये व्यवस्था आपके सामने दिखाई गई है। यहाँ पर आप धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा और विभवांतर के मान को परिवर्तित करते हैं। इसके विभिन्न परीक्षणों को हम नोट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि अगर विभवांतर और धारा के मध्य एक ग्राफ बनाया जाए तो यह सरल रेखा प्राप्त होता है और इस ग्राफ की सहायता से हम प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ हमने बनाया है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने धारा को लिया है, एक्स एक्सिस पर हमने विभवांतर को लिया है। दोनों के मध्य ग्राफ सरल रेखा है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है। इस ग्राफ के ढाल का व्युत्क्रम जो है वह चालक के प्रतिरोध को व्यक्त करता है। चालक का प्रतिरोध जो होगा R, उसको आप लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, और ये डेल्टा V जो है उसको हमने AC से और डेल्टा I को हमने BC से रिप्रेजेंट किया है। C पर विभवांतर का मान 10.2, A पर 3.4, B पर धारा 3 एम्पियर, C पर 1 एम्पियर, तो ये आपका 6.8/2, R इक्वल्स टू 3.4 ओम। तो यहाँ पर आपको चालक का प्रतिरोध 3.4 ओम प्राप्त होता है और धारा व विभवांतर के मध्य ग्राफ सरल रेखा है, जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है। इस तरीके से आप अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ हमने प्रतिरोध के बारे में बात की। प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, किसी भी चालक में धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध ही उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। जब किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। गति करते हुए इलेक्ट्रॉन लगातार आयनों से टकराते हैं और इनके प्रवाह में एक तरीके से अवरोध उत्पन्न होता है और यही अवरोध जो है वह चालक का प्रतिरोध कहलाता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई का मान अधिक होने पर प्रतिरोध का मान भी ज़्यादा होता है। अगर चालक की लंबाई ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि कोलिजन प्रोबेबिलिटी जो है, टक्कर की संभावनाएं ज़्यादा है और इससे प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। साथ ही ये देखा गया कि चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी चालक की मोटाई के समानुपाती होता है। चालक की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। चालक की मोटाई ज़्यादा होने पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है, जिससे उसका प्रतिरोध एक तरीके से कम हो जाता है। इसके साथ साथ चालक का प्रतिरोध
पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगर हम समान लंबाई व मोटाई के एक कॉपर का और एक लकड़ी का टुकड़ा लें तो आप देखेंगे कि लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं होती है, मीन्स लकड़ी का प्रतिरोध अधिक है और कॉपर का प्रतिरोध कम है। मीन्स चालक का प्रतिरोध जो है वह पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इनको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर समानुपाती एल, प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है, आर समानुपाती 1/a, मोटाई के समानुपाती है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पर एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, और यह चालक के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चालक के प्रतिरोध का जहाँ तक सवाल है, ये लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ तापमान पर भी निर्भर करता है। अगला यहाँ पर अपन प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले में अगर L इक्वल्स टू 1 मीटर हो, A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर हो, तो R इक्वल्स टू रो हो जाएगा। मीन्स एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और इसके SI यूनिट की बात करें तो ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता जो है वह पदार्थ का एक विशिष्ट गुणधर्म है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसके डायमेंशंस पे, इसके आकार आकृति पर, इसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम जो है वह चालकता कहलाता है, और प्रतिरोधकता जो है वह पदार्थों की चालकता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अलग अलग प्रकार के पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान अलग अलग होता है, और प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को हम सामान्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक चालक कंडक्टर्स, दूसरे अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स, और तीसरे कुचालक इंसुलेटर्स। मेटल्स, धातु, जो कि सामान्यतः चालक होते हैं, इनकी प्रतिरोधकता 10⁻8 ओम मीटर से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर की कोटि की होती है। दूसरी तरफ कुचालक, जैसा आपका सिरेमिक है, रबड़ है, प्लास्टिक है, इनकी प्रतिरोधकता चालकों से लगभग 10⁻18 गुना तक होती है। और जो आपके अर्धचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता चालक व कुचालकों के मध्य होती है। चालक पदार्थों की बात करें तो सबसे कम प्रतिरोधकता सिल्वर की, उसके बाद कॉपर, उसके बाद ऑरम गोल्ड, और उसके बाद एल्यूमिनियम। सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, चालकता इसकी सबसे ज़्यादा होती है। पर आप जानते हैं कि सिल्वर काफ़ी महंगा है, इसलिए हम वायर्स बनाने के लिए जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम को काम में लेते हैं। ये मटेरियल्स कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वह पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ तापमान पर भी निर्भर करती है। प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए पदार्थ का प्रतिरोध भी तापमान पर निर्भर करता है। यह निर्भरता चालकों और अर्धचालकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अगर चालक पदार्थों की बात की जाए तो चालक पदार्थों के लिए तापमान में वृद्धि होने से प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तापमान का मान बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉनों की आयनों के साथ टक्कर की संभावना बढ़ जाती है, और इससे आपका जो माध्य संघट काल है वो घट जाता है, और इससे या माध्य संघट काल जो है वो आपका कम हो जाता है, और इससे उसकी प्रतिरोधकता जो है वह बढ़ जाती है। साथ ही अगर अर्धचालक पदार्थों की बात की जाए तो अर्धचालक पदार्थों के लिए तापमान बढ़ने से आवेश वाहकों का संख्या घनत्व बढ़ता है, जिससे प्रतिरोधकता कम होती है और चालकता बढ़ती है। मीन्स अर्धचालक पदार्थों की अगर हम बात करें तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता कम होती है व चालकता बढ़ती है।
सो आज के लेक्चर में हमने बात की ओम के नियम के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा, अगर भौतिक परिस्थितियां नियत रहें तो आपका विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इसके अलावा हमने प्रतिरोध व प्रतिरोधकता के बारे में बात की।